गुड इवनिंग। कल हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे आ जाओ। आज करने वाले हैं फुल फ्लैज क्वेश्चन, इसके बाद करेंगे छोटे वाले। स्टार्टिंग ही सीधा 16 से कर रहे हैं हम। रीजन ये है कि इसमें ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट सब है। एक क्वेश्चन ये करेंगे, फिर 2 क्वेश्चन करेंगे सिर्फ खाली ट्रेडिंग वाले। मतलब अभी जो है वो फुल फ्लैज क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन, फिर छोटे क्वेश्चन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 16, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर द ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और पूरा ट्रायल बैलेंस खत्म होने के बाद कोई एडजस्टमेंट गिवन है, कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, नहीं तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट गिवन होती है। तो अब हमने जो फॉर्मेट बनाना है, सुन लो। फॉर्मेट जो हमने बनाने हैं, दोनों फॉर्मेट्स इकट्ठे बनाएंगे। पहले पेज पे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट। जो जो आइटम आती चली जाएंगी वहां वहां लिखते चले जाएंगे। बनाओ जल्दी से। इलस्ट्रेशन नंबर 16, फॉर्मेट का नाम लिखेंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। पेपर में P&L नहीं लिखना, पेपर में प्रॉफिट एंड लॉस ही लिख के आना। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। साल देख लेते हैं कौन सा है, साल कुछ भी नहीं दिया हुआ। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। बस थोड़ा जल्दी करेंगे, मुझे भूख लग रही है, फिर क्लास खत्म करके मैं कुछ खाऊंगा। हाँ मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। अरे भूख मुझे लग रही है, आपको थोड़ी लग रही है। रुपीज डेबिट साइड पे नॉर्मली आते हैं एक्सपेंसेस और एक मिनट यार छोड़ दो, मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो रही है, अब बीच में फालतू नहीं। नॉर्मली डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट साइड पे इनकम है, लेकिन सॉल्यूशन में आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो। बुक वालों ने सॉल्यूशन में देखना पर्टिकुलर लिखा है या एक्सपेंसेस इनकम लिखा है। फिलहाल पहले क्वेश्चन पे हम एक्सपेंसेस इनकम लिख देंगे ताकि थोड़ा सा जल्दी समझ जाए। पेपर में पर्टिकुलर्स लिखा ना, तो हम एक्सपेंसेस इनकम्स लेके चलेंगे। पहले थोड़ा सा तुक्का लगाते होते हैं, मैंने कल भी बताया था। थोड़ा सा तुक्का लगा के बाकी P&L अकाउंट शुरू कर देंगे साथ साथ ही। तो एक पूरे पेज में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे आएगा बैलेंस शीट एज एट। बैलेंस शीट के साथ फॉर द ईयर एंडिंग वर्ड नहीं आता। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। एज एट आता है वैसे तो, हो सकता है प्रोप्राइटर वाले ओन लिख रहे हो फिलहाल अभी भी। बुक में ओन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में एज एट है ना, तो इधर लिखेंगे लाइबिलिटीज। बताया था बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट कोई लेजर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है या एक शीट है, इसलिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता। तो लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। हमें हमेशा ऐसे ही करना है क्वेश्चन। देखो आपके स्कूल वाले मुझे नहीं पता कैसे समझाएं कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट कर लो, फिर P&L अकाउंट कर लो, फिर बैलेंस शीट कर लो। हम थोड़े जुगाड़ी बंदे हैं। हम क्या करेंगे, टाइम बचाने के लिए दोनों अकाउंट इकट्ठे बनाएंगे। जो जो आइटम आती चली जाएंगी उसको वहां पे लिखते चले जाएंगे। फर्स्ट आइटम जल्दी से एक बार के लिए पहले रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट, जो फैक्ट्री या परचेजेस से रिलेटेड हो। और P&L अकाउंट में कौन से आते हैं, इनडायरेक्ट, जो ऑफिस या सेल या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। बाकी एसेट्स और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में। फर्स्ट आइटम, पहली आइटम से आपको कंफ्यूज कर देगी। कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन सेल्ड। मतलब कैरीज ऑन गुड्स परचेज, कैरीज ऑन गुड्स सोल्ड, दोनों ही मेरे खर्चे हैं। पहला परचेजेस के टाइम पे लग रहा है, दूसरा सेल के टाइम पे। परचेजेस वाले खर्चे ऊपर आते हैं, सेल्स वाले नीचे। ऊपर नीचे मतलब ट्रेडिंग और P&L। तो यहां पे सबसे पहले मुझे जगह छोड़नी है। इधर देखो स्टार्ट होगा 2 से, 2 ओपनिंग स्टॉक। पहले मुझे ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़नी है, जब आएगा तब भर लूंगा। क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट होता है, भैया पहले आपके पास क्या पड़ा है पहले वो बताओ। उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, यानी कि पिछले साल से अब तक क्या बचा हुआ है। अब इसके बाद लिख देते हैं जो आया था, 2 कैरीज ऑन परचेज। 2 कैरीज ऑन परचेज। बताओ कितनी वैल्यू थी कैरीज ऑन परचेज की, बुक में से देख के बताओ। 8000। अब मैंने कल आपको समझाया था, तुक्के से आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जगह छोड़नी है। तो P&L की आइटम यहां पे लिख लो, 2 कैरीज ऑन सेल्स। सेल्स वाले खर्चे नीचे आते हैं P&L अकाउंट में। कैरीज ऑन सेल्स बताना कितने हैं, 3500। तो यहां पे देखो मैंने इतनी सी तुक्के सर जगह छोड़ दी ट्रेडिंग के लिए। जनरली 7-8 लाइनें छोड़ी जाती हैं।
तो 7-8-9 लाइनें छोड़ के फिर पी एंड एल अकाउंट में लिखो 2 कैरीज ऑन सेल। स्कूल वाले हो सकता है आपको ऐसे समझाएं कि पहले ट्रेडिंग कर लो फिर पी एंड एल करो, लेकिन उससे टाइम वेस्ट होता है, मुझे बार बार आइटम्स देखनी पड़ती हैं। पहली आइटम हो गई, दूसरी हो गई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, तो यार मैन्युफैक्चरिंग से ही रिलेटेड है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग वाले खर्चे हमेशा ऊपर आते हैं। एक बार फिर से ये डायरेक्ट खर्चे हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले या परचेज वाले, ये ऊपर आएंगे। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, बोलो वैल्यू कितनी है? 42,000। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट मैं फैक्ट्री में करता हूं या सामान बेचने के लिए करता हूं? तो सामान बेचने वाले, ये सेलिंग से रिलेटेड खर्चे हैं, तो सेलिंग वाले खर्चे नीचे आते हैं, तो टू एडवर्टीजमेंट कैरीज के नीचे। टू एडवर्टीजमेंट, जो भी सेल वाले खर्चे या ऑफिस वाले खर्चे हैं वो नीचे आएंगे, जो फैक्ट्री वाले खर्चे हैं वो ऊपर आएंगे। टू एडवर्टाइजमेंट, बोलो कितने हैं? 7,000। एडवर्टीजमेंट के बाद बोलो फ्रेट। फ्रेट जो है, फ्रेट कब लगता है? जब मैं सामान खरीद के आ रहा होता हूं तो खरीदने वाले खर्चे ऊपर। फ्रेट कब लगता है? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो ये फ्रेट इनवर्ड होता है, मतलब मैंने सामान खरीदा होगा, सामान खरीद के फैक्ट्री में लाया हूंगा, तो ये खर्चे ऊपर आएंगे। टू फ्रेट 9600। टू फ्रेट 9600। फ्रेट के बाद बोलो लाइटिंग। अब लाइटिंग वाले में दिक्कत है, लाइटिंग फैक्ट्री लाइटिंग तो नहीं है, सिर्फ लाइटिंग है, तो पी एंड एल में जाएंगे। देखना सॉल्यूशन में भी पी एंड एल में लिखा हुआ है। तो अगर फैक्ट्री लाइटिंग है तो ऊपर आएंगे, यानी कि वो फैक्ट्री में है। अगर सिंपल लाइटिंग है तो हम ऐसे सोच रहे हैं ओवरऑल बिजनेस के हैं वो, तो टू लाइटिंग कितनी वैल्यू है? लाइटिंग यानी कि बस इलेक्ट्रिसिटी बिल आप ऐसे समझ लो, तो वही ऑफिस या बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं, जरूरी नहीं है फैक्ट्री से। फैक्ट्री वाले खर्चे सारे देसी खर्चे होंगे। उसके बाद लाइटिंग के बाद कस्टमर अकाउंट, कस्टमर मतलब डेटर्स, लिख लो साइड पे, कस्टमर्स यानी कि डेटर्स, सप्लायर्स यानी कि क्रेडिटर्स। तो डेटर क्रेडिटर का अपना घर कहां पे होता है? बैलेंस शीट में। आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम यहां पे लिखेंगे एसेट साइड पे डेटर्स, और इधर लिख देंगे सप्लायर्स यानी कि अच्छा वर्ड तो वो था ना, जो वर्ड है वही वाला लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। बताना डेटर्स का बैलेंस, क्रेडिटर्स का यानी कि सप्लायर्स का 61,000। डेटर और क्रेडिटर नाम अलग अलग दे दिया, क्रेडिटर को सप्लायर बुला लिया। उसके बाद बोलो अगली आइटम बोलो पोस्टेज, जो है ये पी एंड एल का खर्च है। पोस्टेज जो है फैक्ट्री में इसका कोई काम नहीं है, पोस्ट वगैरह करना, ये कुछ पोस्टेज। बोलो वैल्यू बोलो 800। पोस्टेज के बाद बोलो फायर इंश्योरेंस, पी एंड एल का खर्चा। टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, वैल्यू बोलो 3600। फायर इंश्योरेंस के बाद पेटेंट। पेटेंट क्या होता होगा? पेटेंट एसेट है, इंटेंजिबल एसेट। पेटेंट्स की वैल्यू बोलो, कोई बुक में से पेटेंट्स की वैल्यू बोलो। पेटेंट्स है 12,000 के, 12,000 के। पेटेंट्स के बाद देखते हैं क्या है। पेटेंट्स के बाद है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स है ड्राइंग का नाम होता है, इनकम टैक्स ड्राइंग का नाम होता है जो कैपिटल में से माइनस होती है। तो जैसे ही इनकम टैक्स दिखे इसके साइड पे पहले लिखो ड्राइंग्स, और जैसे ही ड्राइंग्स दिखे पहले कैपिटल ढूंढनी पड़ेगी। कैपिटल ये है आपके पास 1,00,000 की, तो इसको कैसे लिखना है इधर देखो। सबसे पहले इधर लिखेंगे कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल है, कल समझाया था 1,00,000। अंदर लिखना है, अभी बाहर नहीं निकालना। इसमें से लेस कर दो इनकम टैक्स यानी कि ड्राइंग्स। बोलो कितनी है इनकम टैक्स? 24,000। तो जब भी ड्राइंग्स दिखे तो सबसे पहले कैपिटल लिखना पड़ेगा, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस हो जाती है,
ये कल समझाया था, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग। अभी यहाँ पे आपको लाइबिलिटी साइड 2 या 3 लाइनें छोड़नी पड़ेंगी, हो सकता है एडिशनल कैपिटल आ जाए, हो सकता है नेट प्रॉफिट आ जाए, तो अभी फिलहाल ऐसे ही छोड़ना है आपको। इनकम टैक्स के बाद बोलो क्या है क्वेश्चन में? ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस में ही जाएंगे ना, ऑफिस वाले खर्चे नीचे आते हैं यहाँ पे, टू ऑफिस एक्सपेंस। फैक्ट्री वाले ऊपर, ऑफिस या सेल्स वाले नीचे। वैल्यू बोलो 7200। उसके बाद बोलो ऑफिस एक्सपेंस के बाद कैश इन हैंड। ये किस साइड आने चाहिए? ऑफिस में? गलत, कैश इन हैंड मेरी एसेट होती है तो वो एसेट्स में जाएंगे। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बोलो कितने हैं? 25। बस, बड़ा गरीब है। उसके बाद बोलो कैश इन हैंड के बाद बैंक। आप सही नहीं बोल रहे। बैंकर्स अकाउंट क्रेडिट, यानी कि बैंकर मतलब बैंक, और क्रेडिट का मतलब होता है लोन लेना, तो ये लाइबिलिटी है। देखो लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन में बैंकर अकाउंट होगा कहीं ना कहीं। मिल गया। अब आपको यहाँ पे जहां में हमने कैपिटल लिखी थी ना, इधर देखो सामने 2-3 लाइनें छोड़ने के बाद लिखने, लिखो बैंकर अकाउंट। अगर बैंकर अकाउंट डेबिट होता तो एसेट साइड आता, क्रेडिट का मतलब है हमने लोन ले रखा है। बैंकर अकाउंट क्रेडिट कितने का? 30,000। नेक्स्ट आइटम बोलो। मोटर कार एसेट होती है। चलो भी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा स्पीड से। वैल्यू बोलो 60,000। कार के बाद ड्राइंग्स, एक और ड्राइंग आया तो यहां से फिर से लेस कर दो ड्राइंग्स। सर इनकम टैक्स भी ड्राइंग है, दोनों का टोटल करके भी लेस कर सकते हैं, कर सकते हो। मैंने तो अलग अलग आइटम दी हुई थी तो मैंने अलग अलग माइनस किया। बोलो कितना? 8,000। ड्राइंग्स के बाद बोलो ऑडिट फीस, जो सीए को दी जाती है, तो कंपनी के लिए तो खर्चा है ना, तो ये फैक्ट्री का थोड़ी खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है, तो यहां पे आएगी टू ऑडिट फीस। वैल्यू बोलो, कम है यार फीस, सीए को मिलनी है ना तो कम लगती है। आगे बोलो ऑडिट फीस के बाद प्लांट यानी कि मशीनरी एसेट में। चलो भी आगे 153,900 इजी। उसके बाद बोलो दूसरी लगा। वो अगर लेट हो गया, लेट लेट नहीं, 2 मिनट बोल रहा है ना, ना ना ना, फिर 6 बजे के बाद। नहीं सर जरूरी काम है। कोई बात नहीं, फिर दो दो चार 5 मिनट में आ जा। 2 + 2 1 मिनट तेरा, फिर बैठ रहा है ना। जरूरी काम बता। रिकॉर्डिंग खराब हो रही है मेरी, जल्दी बोल। वीडियो कॉल करवा। जा भाई जा। अगर लेट हो गया तो दोनों क्लासेस घर चले जाओ, नहीं तो आ जाऊंगा। तो बैग लेके जाएगा तो नहीं आएगा, बैग रख के जाएगा तो आएगा। सृष्टि का यही नियम है। दोनों लगाऊंगा। आगे बोलो प्लांट के बाद रिपेयर टू प्लांट, तो रिपेयर मेरा खर्चा है, तो टू रिपेयर। देखो ये वाले खर्चे ऐसे हैं, टू रिपेयर टू प्लांट। नॉर्मली ये वाला खर्चा ना वैसे तो फैक्ट्री खर्चे के हिसाब से ऊपर आना चाहिए, लेकिन जो ऊपर डायरेक्ट खर्चे होते हैं ना फैक्ट्री वाले, बच्चे इस पे डिबेट हमेशा करते हैं हर साल। सर रिपेयर टू प्लांट है, अगर हमने मशीनरी की रिपेयर कराई है तो मशीनरी तो फैक्ट्री में है, फैक्ट्री वाले खर्चे ऊपर आने चाहिए। लेकिन वो जो ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं ना हमारे, वो वाले आते हैं जो सामान बनाने के, इसलिए बाकी बोलो जो बाद के खर्चे हैं वो नीचे P&L में डालो। वैल्यू बोलो 22। बोलना इसके बाद रिपेयर। स्टॉक एट द एंड का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ना दो जगह आता है, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और एक बैलेंस शीट में। अगर तो क्वेश्चन के बाहर दिया हुआ है, सुन लो ये वाला पॉइंट, अगर तो बाहर दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के बाहर, तब तो दोनों जगह लिखेंगे, लेकिन अगर अंदर दिया हुआ है तो सिर्फ बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितने का है?
क्लोजिंग स्टॉक एसेट है ना, मेरी प्रॉपर्टी है क्लोजिंग स्टॉक। तो दोनों जगह, ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी और यहाँ पे भी 76,000 क्लोजिंग स्टॉक के बाद बोलो। परचेजेस लेस रिटर्न का मतलब है कि रिटर्न माइनस हो चुका है। तो परचेज कहां पे आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, क्योंकि परचेज और फैक्ट्री वाले सारे खर्चे ऊपर आते हैं। टू परचेजेस लेस रिटर्न, मतलब रिटर्न इसने माइनस करके बता दिया। वैल्यू बोलो। 1,60,000। परचेज लेस रिटर्न के बाद देखते हैं क्या है, कमीशन ऑन परचेज। तो ये भी ऊपर आएगा, परचेज का खर्चा है। परचेज के टाइम पे हमने किसी को कमीशन दी। टू कमीशन ऑन परचेज, बताना कितनी कमीशन है? 2,000। इसके बाद बोलो। ट्रेड एक्सपेंस नीचे आते हैं, ट्रेड मतलब बिजनेस के एक्सपेंस। टू ट्रेड एक्सपेंस, सॉल्यूशन में देखना ट्रेड एक्सपेंस नीचे ही लिखे हुए हैं ना। बच्चे यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर इसको ना बच्चे क्या करते हैं, ट्रेडिंग एक्सपेंस एज्यूम कर लेते हैं। नंदनी सुन लो, बच्चे इसको ना ट्रेड को ट्रेडिंग एक्सपेंस एज्यूम कर लेते हैं और ट्रेडिंग के अकाउंट में लिख देते हैं ऊपर। ये ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेड एक्सपेंस है, मतलब बिजनेस के खर्चे। कितने हैं? 3,200। इसके बाद बोलो, थोड़ा जल्दी बोलो यार। इन्वेस्टमेंट बिजनेस की एसेट्स होती हैं, क्योंकि यहां से मुझे पैसा मिल जाता है जब मैं इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा। तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस की एसेट्स हैं। वैल्यू बोलो। 30,000। इन्वेस्टमेंट बिजनेस की एसेट है ना, तो एसेट बैलेंस शीट में आती है। हाँ क्या? कैपिटल, कैपिटल क्वेश्चन में हमने लिख दी थी। कैपिटल के बाद बोलो। सेल लेस रिटर्न, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाय वाली साइड आएगी। इनकम है बाय सेल्स, बोलो कितने की है? 5,20,000 की सेल्स है। इसके बाद बोलो। रेंट, रेंट बिजनेस के लिए खर्चा है कि इनकम है? एक्सपेंस है, तो टू रेंट नीचे P&L में आएगा। टू रेंट 12,000। इसके बाद बोलो। डिस्काउंट पेड, तो खर्चा है, तो ये भी नीचे आएगा। टू डिस्काउंट पेड, कंपनी के लिए तो डिस्काउंट लॉस होता है ना, कस्टमर के लिए इनकम होती है। तो टू डिस्काउंट पेड, वैल्यू बोलो। 27,100। इसके बाद डिस्काउंट ऑन परचेज, ये ऊपर वाला खर्चा है भाई, इनकम नहीं है। ओ भाई इनकम नहीं है, मैंने सामान खरीद, हाँ ठीक तो बोल रहा है। हाँ टू डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट ऑन परचेज, ये आ गई इनकम। ठीक है, परचेज के टाइम पे अब हमें डिस्काउंट मिली, तो बाय डिस्काउंट ऑन, लिखा ही नहीं, किसी ने बोला ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी था, बच्चों ने फरलू मार लिया एक। बाय डिस्काउंट ऑन परचेज बताना कितना है? 4,500। एक चीज आप देखें जी, क्या मिस हुआ है? ये मिस हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिस हुआ है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है मैंने बैंक में FD करा ली, शेयर्स खरीद लिए, उसके ऊपर अब मैं कमाई कर रहा हूं, तो ये मेरी इनकम है। तो इनकम है तो P&L के क्रेडिट में आएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है? 4,500। खत्म होगी सारी आइटम्स। अब ट्रेडिंग का आंसर निकालेंगे। आंसर कल बता, ओपनिंग स्टॉक आया नहीं क्या क्वेश्चन में? तो डैश भर देंगे। तो अब मेरे को देखने के लिए मिल रही है सेल ज्यादा है, मतलब कि उसमें से अगर किसी ने, हमने परचेज रिटर्न माइनस किया तो वो माइनस करके बाकी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल परचेज, जैसे समझ लो 1,70,000 की टोटल परचेज थी, 10,000 सामान डिफेक्ट हुआ तो मैंने वापस कर दिया, तो एक 60 बच गया ना, तो उन्होंने रिटर्न माइनस करके आपको बता दिया।
कि इनकेस अगर कुछ रिटर्न है तो हमने बीच में ही पहले ही माइनस कर दी। परचेज है ना, तो परचेज बिजनेस का खर्चा है तो खर्चे डेबिट में आते हैं। सेल बिजनेस के लिए इनकम है तो इनकम क्रेडिट में आती है। अब हम आंसर निकालेंगे। क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है क्योंकि सेल हमारी सबसे ज्यादा होती है। नॉर्मल बिजनेस में यही होता है क्योंकि हम सारे खर्चों के ऊपर मार्जिन रख के सेल रखते हैं। तो 5,20,000 5,20,000 दोनों साइड का टोटल कर दो। अब इसमें से क्या करो, एक्सपेंसेस माइनस कर दो। 8 और 42 50। आप लोगों ने लिखवाया सेल्स 5,20,000 तो क्रेडिट है इतने की, तो इतने लिखे ये बोल रहे हैं हम। कमीशन ऑन परचेज है तो ऊपर, नॉर्मल कमीशन लिखी हुई है तो नीचे। 42 और 8 50, 50 और 1 60, 2 10, 2 19, 2 21 600, 2 21 600। 5,20,000 में से 2 21 600 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 298 400। देखें जी आंसर मैच हो रहा है, 298 400 आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर आ गया, बल्ले बल्ले। तो चलो एक आंसर अब हमारे पास हो चुका है। तो 5,20,000 क्रेडिट साइड का टोटल आया था, वही डेबिट में भी लिख दिया। अब ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आया है। टू ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन 298,400। तो अब ये ट्रेडिंग अकाउंट हमारा खत्म हो चुका है। जहां से ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होएगा वहां पी एंड एल शुरू हो जाएगा। तो पी एंड एल शुरू होता है यही वाले ग्रोस प्रॉफिट से। मतलब फैक्ट्री वाला कह रहा है कि भैया मैंने आपको 298,400 कमा के दे दिया, अब इसमें बाकी अपनी इनकम ऐड कर ले और जो ऑफिस वाले खर्चे हैं वो माइनस कर लियो तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रोस प्रॉफिट को कैरी डाउन कर दो और पी एंड एल अकाउंट में ब्रोट डाउन कर दो 298,400। अब फिर से ट्रेडिंग अकाउंट का जैसे आंसर निकाला है ऐसे पी एंड एल का निकालेंगे। तो पी एंड एल में इनकम्स वाली साइड ज्यादा है, देखो 294 वो आ गया, 298 और इतने खर्चे कोई डेबिट साइड में है नहीं लाखों में। तो इसलिए क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा आने वाला है पी एंड एल अकाउंट में भी। तो प्लस कर देते हैं 298,400 प्लस 3,400 प्लस 4,500, टोटल आ रहा है 306,300। 306,300, 306,300। अब इसमें से सारे खर्चे माइनस करने हैं। पहला 3,500, बताना आगे। 7,000, 6,000, 800, 3,600, 7,200, 2,700, 22, 3,200, 12,000, 12,000 के बाद 2,700, उसके बाद बस। तो आंसर आ रहा है 255,400। देखना आंसर मैच हो रहा है नेट प्रॉफिट। सॉल्यूशन में देखो, कोई बात नहीं हो जाएगा। तो माइनस करने के बाद आ गया टू नेट प्रॉफिट्स। बुक में वर्डिंग बताना क्या लिखी हुई है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। यही मैंने कल आपको बताया था, दो वर्डिंग हो सकते हैं, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट या ट्रांसफर टू कैपिटल। हाँ, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल 255,400, 255,400। मतलब बिजनेस ने अल्टीमेटली 255 प्रॉफिट कमाया, ना कि 298। 298 तो फैक्ट्री वाले में कमाया ना एक तरह से, सेल परचेज में से। लेकिन और खर्चे भी अगर हम माइनस कर दें तो बिजनेस ने इतना प्रॉफिट कमाया है। अब ये कहेगा ये वाला सारा प्रॉफिट जाके मेरी कैपिटल में प्लस कर दो। तो अपने कैपिटल में देखो हमने जगह छोड़ी थी, अगर आपको याद हो तो इसमें ऐड कर दो नेट प्रॉफिट 255। कितना था 255,400। अब देखेंगे क्लोजिंग कैपिटल क्या आई। 1,00,000 पहले था, उसमें से हमने 24,000 और 8,000 निकाल लिया था और 255,400 और डाल दिया। मतलब कि प्रॉफिट में 3 2 3
400, 323,400 कंपनी के पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब इनके टोटल चेक करो, इनके टोटल बराबर आने चाहिए। टोटल बराबर नहीं आए तो आप भी उस मेम का हिस्सा बन जाओगे। कॉमर्स वालों की कभी जिंदगी में बैलेंस शीट टैली नहीं होती। तो अब हम उस मेम के फ्लो को तोड़ना चाहते हैं।